फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आदर्शवाद कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा की अवधारणा, और मैं प्रकृति की एक सर्वोत्तम कृति है, यह हम जानते हैं। साथ ही बौद्धिक यानी कि ज्ञानात्मक भी है। यह सर्वोत्तम कृति असहाय स्थिति में अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण करते हुए उसे क्रमशः अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्रदान करती है और उसे सामान्य श्रेणी से सामाजिक प्राणी तथा बौद्धिक मानव के रूप में बदल देती है। और ये जो चीज़ें हम करते हैं वो हमारे शिक्षा के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि जैसे भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए, वैसे ही इंसान भी बनाया। लेकिन इंसान जो है बाकी जीव जंतुओं से अलग क्यों हो पाया? शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन से ही उसका दिमाग खुला। अब ये नहीं है कि अभी आप बोलोगे मैम पहले के जो लोग थे वो तो जानवरों की तरह ही रहते थे, शिकार करते थे। तो शिक्षा का कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि शिक्षा जो है आप स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जा कर के ही लो। वो तो औपचारिक शिक्षा हो गई। अनौपचारिक शिक्षा भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो वो जो है हम आपस में, हमारे पास दिमाग था, हमने यूज़ किया और हमने सीखा। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही हमारा एक्चुअली में शिक्षा स्टार्ट हुआ, और उसके बाद धीरे 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 हम हर तरह की शिक्षा को जो है अपने अंदर समाहित करते गए। अब देखिए जॉन लॉक ने क्या कहा है। यह कथन सर्वदा सत्य है कि जिस प्रकार पौधों का विकास अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ड्वी ने लिखा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। सब हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ से हम अर्थ, ये मैं आपको समझाने के लिए की थी, इसमें से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। समझ में आया कि एक इंसान को इंसान बनाने के लिए या सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है हमारी शिक्षा, वो है हमारा एजुकेशन। अब आइए, शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अर्थ को समझा पाना अत्यंत कठिन है। मतलब कि एजुकेशन इतना वाइड है कि अगर कोई पूछ दे कि भाई इसका मीनिंग बता दो, तो ये समझ में नहीं आता है मीनिंग कैसा बताए, औपचारिक वे वाला बताए या अनौपचारिक वे बताए। क्योंकि शिक्षा तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब हमारा जन्म होता है तब से हमारे अंदर, हमारे आसपास से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारी शिक्षा स्टार्ट रहती है, और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये शिक्षा चलती है। तो ये इतना वाइड है, ये इतना व्यापक है कि एक्चुअल में इसको अर्थ को समझना और समझा पाना कठिन है। समझ में तो हमें आता ही है, लेकिन अगर हम इसको वर्ड्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा अगर हमें इसे बयां करना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो ये बहुत ही वाइड है। विद्वानों में सदैव इस बात का मतभेद रहा कि शिक्षा क्या है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि व्यक्ति एक चेतन प्राणी है और विकास की ओर हमेशा प्रयासशील रहता है। वो अपनी संतति को अपने चिंतन के बल पर आदर्श की ओर ले जाना चाहता है। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाए तो हमें ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में भारत में शिक्षा को आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाशन का एक साधन माना जाता था। प्राचीन काल में यूनान में व्यक्ति को मानसिक, नैतिक, राजनीतिक तथा सौंदर्य ज्ञान हेतु शिक्षा दी जाती थी, जबकि चीन में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी साम्यवादी देशों में शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूंजीवादी देशों से भिन्न है, इसलिए शिक्षा के अर्थ को निर्धारित करना संभव नहीं होता। अब हाँ, ये है बात है कि हर कंट्री का जो है शिक्षा का मतलब और शिक्षा देने का और क्यों दिया जा रहा है, इसका मकसद, उद्देश्य अलग अलग होता है। तो वही है, यहाँ पे शिक्षा इतना वाइड है कि हर किसी के लिए उसका अर्थ अलग हो जाता है। आइए हम देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ये स्टार्टिंग यही है, लिखना आपको यहीं से है कि एक्चुअली में शिक्षा का मीनिंग क्या है, एजुकेटम का मीनिंग क्या है, एडुसियर का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए शिक्षा के शाब्दिक, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से नोट्स बनाना है। और ये VVI है भाई, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है।
ये आप लोग के कंटेम्प्रेरी के लिए VVI है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भारतीय संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम इंडियन लैंग्वेज में देखते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, देखिए हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को लेके चलेंगे। जो हिंदी है तो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से ली गई है, और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना भी और सिखाना भी, दोनों होता है, सिर्फ सिखाना नहीं होता है। इस दृष्टि से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। इसका अर्थ क्या निकला? सीखने सिखाने की क्रिया। अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता है। पाश्चात्य संदर्भ में, ये हमारा भारतीय संदर्भ था, ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडियन भारतीय संदर्भ में बताइए, इंडियन पर्सपेक्टिव में बताइए या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में। ठीक है चलिए, पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 3 शब्दों से मानी जाती है। पहला क्या है? एजुकेटम। एजुकेटम, एडुसियर और एडुकियर, 3 का है। एजुकेटम का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना, मतलब कि ट्रेनिंग देना या फिर एजुकेशन टीचिंग करना। ठीक है, अर्थात शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित तथा प्रशिक्षित करती है। एडुसियर का मतलब होता है विकसित करना या निकालना। तो इसी तरह से ये हमारा इंडियन संदर्भ हुआ, ये हमारा जो है वेस्टर्न संदर्भ हुआ, लेकिन लिखना आपको उसी तरह से है। अब आइए, हम जो है फिलोसफर्स का, मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि जब भी हमें किसी भी टॉपिक पे लिखना हो तो हम फिलोसफर्स के डेफिनेशन को भी लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं फिलोसफर्स के डेफिनेशन लाई हूँ। सबसे पहले अरस्तु का है, कांट का है, स्वामी विवेकानंद है, J.S. मैकेंजी है एंड लॉज है। 1 2 3 4 5 फिलोसफर का शिक्षा का दिया हुआ है। एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आप 4 लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा 5 लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही जो है आप लोगों के लिए छोटा छोटा लेकर आई हूँ। महात्मा गांधी का बहुत लंबा दिया हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर का लंबा दिया हुआ था, तो वो लर्न करने में डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन हमें मेन तो मकसद है कि हमारा 4 या 5 फिलोसफर का नाम जाए। तो इस तरह से ये 4 का जो है आप लिखेंगे। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये किसका कहना है? अरस्तु। मतलब कि शिक्षा के लिए हमारा हेल्थ सही होना चाहिए, हमारा फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कांट। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वो पहुंच सकता है। हर एक इंसान का जो है पूर्णता अलग अलग होता है, मतलब कि जो आपका लेवल होता है पहुंचने का वो अलग अलग होता है। तो आप अपने शिक्षा के द्वारा उस लेवल तक जो है पहुंच सकते हैं। उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। शिक्षा को जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है। ये J.S. मैकेंजी का है। व्यापक रूप में समस्त अनुभवों को शिक्षण कहा जा सकता है क्योंकि हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो ये 5 डेफिनेशन हमारे फिलोसफर्स के जो आपको लिखना है। एग्जैक्टली जैसे लिखना है वैसे आपको मैं बता रही हूँ। आपको लिखना कहाँ से है? यहाँ से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा लिखना है। अब आइए हम देखेंगे शिक्षा की प्रकृति। हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है नेचर ऑफ एजुकेशन, कि भाई नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है। तो शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने विचार किया है। इन सब के दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित तथ्य हैं। सबसे पहला इन्होंने इसकी प्रकृति बताई है, शिक्षा की प्रकृति जो बताई है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने सिखाने की विषय सामग्री अथवा
क्रिया यह बात दूसरी है कि सिखाने वाला सीखने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहता है या पर्दे के पीछे कार्य करता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रकृति है कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। दूसरा है व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है, मतलब कि एजुकेशन जो है कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। दूसरा हमारा क्या है कि एजुकेशन जो है कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों में ही चलती है। हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा है शिक्षा सो उद्देश्य प्रक्रिया है, मतलब कि इसमें उद्देश्य होता ही है। एजुकेशन जो है विदाउट उद्देश्य, विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकास उन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। चौथा है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है। अब इसमें जो हमारा विषय सामग्री है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो काफ़ी वाइड होता है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक सीमित होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां यानी टीचिंग मेथड अति व्यापक होती है। शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म दर्शन, उनकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र और अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रकृति। अब विशेषता देखते हैं। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। मैं एग्जैक्टली आप लोगों को वही क्वेश्चन, वही टॉपिक दे रही हूँ और उतना ही एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपको एग्जाम में आएगा, उतना ही आपको लिखना है। इसमें ABCD कुछ भी आपको अलग नहीं डालना है। दूसरा है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, शिक्षा जो है हमारे डेवलपमेंट में, हम इंसान के डेवलपमेंट में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके द्वारा ही हम अपने लेवल तक, हमारा एक जो लेवल होता है उस तक हम पहुंच पाते हैं। शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन है। ऑफकोर्स अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमारे अंदर चेंजेस आएगा, हमारा जो है प्रोग्रेस होगा, तो ये प्रोग्रेसिव जो है चेंज है। शिक्षा सो उद्देश्य एवं सचेतन प्रक्रिया है, इसमें उद्देश्य होता है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, जो कि चलता रहता है, प्रगतिशील है, गतिशील है, रुकता नहीं है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। हम अपने सोसाइटी में, समाज में, अपने वातावरण में एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। शिक्षा एक द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब इसको मैं समझाऊं कि ये कैसे बोल रहा है कि द्विमुखी। देखिए, शिक्षा एजुकेशन में जो है कितने लोग होते हैं, एजुकेशन का जो अगर हम पिलर बोले शिक्षा का, कौन कौन होता है, एक तो होता है शिक्षा देने वाला और एक होता है शिक्षा लेने वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये द्विमुखी है, यानी कि दो पोल है। पोलर देखिए आप इंग्लिश में समझ में आएगा, बायपोलर, दैट मीन्स कि टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं शिक्षा में। एक हो गया हमारा देने वाला जिसको हम टीचर बोलते हैं, एक हमारा लेने वाला जिसे हम स्टूडेंट बोलते हैं। ये बायपोलर तो हमें समझ में आया। ट्राइपोलर क्या है भाई? तो ट्राइपोलर ना डीवी बोले हैं, जॉन डीवी जो है उनके अनुसार हमारा शिक्षा जो है, हमारा एजुकेशन जो है ट्राइपोलर है। और क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट के साथ इसको प्रूव किया कि कोई इसको ना नहीं कह पाया, और तभी से जो है एजुकेशन को हम लोग बायपोलर एंड ट्राइपोलर यानी कि द्विमुखी एंड त्रिमुखी प्रक्रिया बोलने लगे। तो ये द्विमुखी तो आपको समझ में आया। इसमें एक पिलर जो है हमारा टीचर होता है, दूसरा पिलर हमारा स्टूडेंट होता है, सही। अब ये ट्राइपोलर क्या है? तो ट्राइपोलर ये है, एक, दो, ये हमारे टीचर एंड स्टूडेंट, और तीसरा हमारा जो पोल है वो बनता है करिकुलम, पाठ्यक्रम। ये है हमारे जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी का कहना है कि टीचर उतना इम्पॉर्टेंट है, सही है, स्टूडेंट भी इम्पॉर्टेंट है, पिलर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो है वो करिकुलम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पाठ्यक्रम हमें नहीं पता हो कि एक्चुअली में हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो हमारा लर्निंग जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, एजुकेशन जो है सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए जॉन डीवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है ट्राइपोलर है, एंड द रेस्ट ऑफ फिलोसफर्स इसको बाइपोलर मानते हैं, द्विमुखी मानते हैं। ठीक है, चलिए ये है यहाँ से, मतलब आप अगर बोले तो मैं ये लिख कर देने के लिए रेडी हूँ कि ये आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद और यथार्थवाद, इससे एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आदर्शवाद, हम इसमें आपके एजुकेशन में, आपके इस टॉपिक में जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी पूछा है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, तो हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले जो आता है आदर्शवाद की फिलॉसफी आती है। आदर्शवाद के अंतर्गत जो है शिक्षा क्या है, आदर्शवाद की उत्पत्ति क्या हुई है, आदर्शवाद एक्चुअली क्या है, ये चीज़। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आदर्शवाद को। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ द वर्ड आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। अंतिम वास्तविकता या विचारों या विचारवाद में है। आदर्शवाद में क्या सिद्धांत है? आदर्शवाद का सिद्धांत है कि जो रियलिटी है, वो जो बोलते हैं ना कि रियल क्या है, तो उनके अनुसार विचार, जो थॉट हमारा होता है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, वही रियल है। उनके अनुसार जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है, वही रियल है। देखिए अभी थोड़ा सा इधर से मैं आपको समझाऊँ, ये फिलॉसफी है। दर्शन शास्त्र जानते हो ना आप लोग कि हम फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा सारा सिद्धांत और सब कुछ चलता है। फिलॉसफी के ऊपर ही जो है हम थ्योरीज और ये सब कुछ बनती है। तो ये जो फिलॉसफी है ना, इसके 4 पिलर्स हैं। कौन है 4 पिलर्स? पहला है हमारा आदर्शवाद, जो है ये आइडियलिज्म, ठीक है, पहला है आदर्शवाद। दूसरा जो है हमारा है प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म। तीसरा है हमारा जो है यथार्थवाद, ठीक है, तीसरा हमारा है यथार्थवाद। चौथा हमारा जो है, जो आप लोगों को पढ़ना है, ह्यूमनिज्म, यानी कि मानवतावाद। ये आप लोगों को एक पढ़ना है। और हमारा हाँ ये 4 है। एक्चुअली यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें अलग किया गया है आपको मानवतावाद दे करके पढ़ाने को। तो ये आप लोग को 4 पिलर का पढ़ना। ये 4 पिलर क्या होता है? ये 4 पिलर होता है सोच, विचार, मेरा सोच कैसा है भाई। आदर्शवादियों जो है, आदर्शवाद में बिलीव करने वाले लोग जो है, उनका सोच अलग होता है। प्रयोजनवाद में बिलीव करने वाले लोगों का सोच अलग होता है। मतलब कि जैसे कि अब मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, राइट, मैं ईश्वर में बिलीव करती हूँ भाई, जो होता है ईश्वर के कहने पे होता है। मुझे कुछ चाहिए तो मैं भगवान से मांगने लगूँ कि भाई मुझे भगवान से ही मिलेगा, लाइक दैट। तो जो लोग ऐसे होते हैं कि ब्लाइंडली भगवान में बिलीव करते हैं, विचारों में बिलीव करते हैं, वो आदर्शवाद के अंतर्गत आते हैं। उनके अंतर्गत, उनके अकॉर्डिंग जो है ये पूरा जो संसार हमारा है वो ईश्वर चला रहा है, ईश्वर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। प्रेगमेटिज्म वाले लोग जो है साइंस में बिलीव करते हैं। एक हमारा और है प्रकृतिवाद, एक और है हमारा प्रकृतिवाद, जिसको हम नेचुरलिज्म बोलते हैं। प्रकृतिवाद, ये आपका मानवतावाद आप लोगों में एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ये 4 ही पढ़ना रहता है, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। लेकिन आप लोग को 5 पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा मेन तो यही है, आदर्शवाद ही मेन जाता है और आप लोग का मानवतावाद मेन है। इन दोनों से ही क्वेश्चन रहता है, प्रेगमेटिज्म से भी रहता है, प्रयोजनवाद से भी। चलिए ठीक है, हम चारों को पढ़ेंगे। तो हम, अगर हमारा सोच है हम कि ईश्वर में बिलीव करते हैं, ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, हम कुछ गलत करेंगे तो हमें सजा ईश्वर देगा, और हमारे अंतर आत्मा से जो है हम पूछते हैं, हमारे इस विचार के अकॉर्डिंग, यानी आदर्शवाद के अकॉर्डिंग जो है हमारे अंदर एक आत्मा बसी है, जो कि वो प्योर है, पवित्र है, उसमें कोई ना छल है ना कपट है। अगर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो हम कभी भी लाइफ में गलत नहीं करेंगे। देखिए हमारे अंदर 2 है, हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर 2 हम मन है, एक अच्छा मन है, एक बुरा मन है। हमारे मम्मी पापा जो कि जनरली हम लोग को समझाते थे। तो आदर्शवादियों का कहना है कि हमारे अंदर जो है
दो चीजें हैं, एक तो हमारा मन जो ऊपर से ही है, जिसको हम समझते हैं, जो बोलता है समझ जाते हैं, एक उसके अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, जो आत्मा एकदम प्योर होती है, जब हमारे शरीर को छोड़ करके जाती है तो वो आत्मा ही निकलती है। तो उस आत्मा के को पहचानना, उसकी आवाज को सुनना, यही आदर्शवाद है। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो मन की वास्तविकता है, उसको हम पहचान पाते हैं, यही है आदर्शवाद। इसी में शिक्षा को भी जोड़ा जाता है आदर्शवाद में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बुक्स लैंग्वेज में देखते हैं। आइडियलिज्म में एल अक्षर को केवल उच्चारणों की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है। इस प्रकार ठीक शब्द तो आइडियलिज्म है, विचारवाद या प्रत्ययवाद, परंतु शब्द की रूढ़ को ध्यान में रखकर यहाँ आदर्शवाद का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, मतलब आदर्शवाद का मीनिंग ही है विचारवाद, जिसमें हमारा विचार हो, जिसमें हमारे आइडियाज हो, जिसमें हम बिलीव करते हो वो। ठीक है, अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। उत्पत्ति हमें पता चल गई कि आदर्शवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपको ऐसे ही लिखना है कॉपी में, नोट्स इसका जरूर बनाइएगा, और नहीं तो इसको लर्न कर लीजिए, एकदम लर्न कर ही लीजिए इसको। आदर्शवाद का अर्थ क्या है? आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविकता मानता है। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि आदर्शवाद के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो आत्मा बसी हुई है वही सही है, वही रियल है, वह हमसे कभी भी गलत कोई काम नहीं करवाएगी, वही सत्य है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। तो ये लोग जो है आध्यात्मिक यानी कि भगवान से जोड़ना, स्पिरिचुअल होना, तो ये जो है सारी चीज़ों को ईश्वर से जो है जोड़ते हैं। ईश्वर ही जो है सत्य है, वास्तविक है, रियल है। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी या अध्यात्मवादी कहना ठीक होगा। मतलब क्योंकि वो आत्मा में बिलीव करते हैं, अपने मन की वास्तविकता पे बिलीव करते हैं, या अध्यात्म में बिलीव करते हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं, तो इस तरह से इनको मेंटलिस्ट या फिर स्पिरिचुअलिस्ट भी बोला जाता है। अब आइए पैट्रिक ने क्या बोला है। पैट्रिक ने आदर्शवाद की तुलना भौतिकवाद यानी मैटेरियलिज्म से करके इसका अर्थ स्पष्ट किया है। वो कहते हैं जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मनस माइंड यानी कि हमारे मन में देखता है। दूसरे शब्दों में भौतिकवाद पदार्थ को मनस से पहले की वस्तु मानता है और आदर्शवाद मनस को पदार्थ से पहले की वस्तु मानता है। अब आदर्शवाद की परिभाषा देखेंगे, हेंडरसन का क्या कहना है। लिखना आपको एग्जैक्टली ऐसे ही है, मैं बता रही हूँ, उसमें पॉइंट भी इसी तरह से आपको देना है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे यानी कि ईश्वरीय शक्ति पे बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मन को असीमित मन से प्राप्त करता है। इनका कहना है आदर्शवादियों का क्या ना कि हमारे अंदर दो मन है, एक हमारा सीमित मन है, एक असीमित मन है। ये सबसे आगे जो है हमारा ये सीमित मन रहता है, और उसके अंदर अगर हम और जाएंगे तो हमारा असीमित मन है, जो कि सही होता है और जो हमें सही रास्ता दिखाता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। रोजन का क्या कहना है? आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मनस द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये दो फिलोसफर्स के डेफिनेशन। तीसरे हमारे हॉर्न हैं। हॉर्न ने क्या कहा है? आदर्शवाद का सार है ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। तो ये हमारे तीन फिलोसफर्स के जो है डेफिनेशन हुए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे। अब आइए दृष्टिकोण देखते हैं। एक्चुअली में जो आदर्शवादी होते हैं, जो आदर्शवाद में बिलीव करने वाले लोग होते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोच क्या होता है, उनका दृष्टिकोण क्या होता है। तो तत्व दर्शन में आदर्शवाद, देखिए जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं ना, तो हम तीन चीज़ों पे काम करेंगे।
तीन तरीके से, एक तो हमारा तत्व दर्शन जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, एक मेटाफिजिक्स, दूसरा हमारा है ज्ञान शास्त्र जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, मैं आगे आपको समझाऊंगी ये है क्या, और तीसरा हमारा जो है वो हम देखते हैं मूल्य मीमांसा जिसको हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियोलॉजी। हम जब भी दृष्टिकोण, ये अभी आज हम आदर्शवाद कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रयोजनवाद करेंगे, फिर मानवतावाद करेंगे, तो सब में है जो है हम दृष्टिकोण जरूर देखेंगे। और दृष्टिकोण जब देखेंगे तो इन तीनों तराजू में तोल कर देखेंगे। तीन तराजू है, एक हमारा है मेटाफिजिक्स जिसको तत्व दर्शन बोलते हैं, एक है हमारा एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम ज्ञान दर्शन बोलते हैं, और एक हमारा एक्सियोलॉजी जिसको हम मूल्य मीमांसा बोलते हैं। अब ये तीनों क्या है मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगी। चलिए मेटाफिजिक्स देखते हैं कि पहले क्या है। आदर्शवादियों के विचार से ब्रह्मांड की प्रकृति मानसिक या आत्मिक है। देखिए मेटाफिजिक्स क्या है, जिसमें हम अपने ब्रह्मांड को डील करते हैं, हमारे अनुसार हमारा ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बना हुआ है। तो आदर्शवादियों के अनुसार ये यूनिवर्स, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो कैसे बना है। इसी तरह से प्रकृतिवादी का बिलीव अलग है, इसी तरह से प्रयोजनवादी अलग तरीके से सोचते हैं। तो आदर्शवादी ये मानते हैं कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है ना वो उनके विचार से मानसिक है, आत्मिक है, जिसमें आत्मा बसती है। इस ब्रह्मांड के दो पक्ष हैं, एक तो है ज्ञानेंद्रिय पक्ष जो कि हम अपनी इन इंद्रियों से जो है ज्ञान इंद्रिय यानी कि ज्ञान किससे देख सकते हैं, और एक है वास्तविक जगत। ज्ञानेंद्रिय पक्ष जीवन का वह पक्ष है जिसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा खोज और पुष्टि की जा सकती है। वास्तविक जगत की ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से दूर और उसमें केवल बुद्धि एवं अति इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मवादियों का मत है कि वास्तविक जगत में पहुंचाने का एकमात्र माध्यम आत्मा है। मनसवाद के अनुसार वास्तविक जगत विचारों का जगत है, पर आध्यात्मवाद के अनुसार आत्मिक जगत है। देखिए हमारा मेटाफिजिक्स जो है, जो हमारा तत्व दर्शन है, इसमें हम तत्व दर्शन में नापते हैं कि ये लोग जो है हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे आइडियलिज्म जो है, जो हमारे आदर्शवादी हैं, वो ये सोचते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है आत्मा है, आत्मिक है, इसमें आत्मा बसती है। अब इस ब्रह्मांड को ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनके अनुसार एक तो जो हमारा है वो है ज्ञानेंद्रिय पक्ष, यानी कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं, जो हमारा जीवन का पक्ष है, जैसे कि अभी हम जी रहे हैं लाइफ, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, आपके माता पिता अपने काम में लगे हैं, तो ये हमारा जो लाइफ चल रहा है वो, जिसको हम अपने इंद्रियों द्वारा देख पा रहे हैं, ये एक पक्ष हुआ। ये इसको जो है ये लोग ज्ञानेंद्रिय पक्ष बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पक्ष इनके अनुसार जो है वास्तविक पक्ष है, जो कि रियलिटी है। इनके अनुसार रियलिटी एक्चुअली में वही है जो कि हम अपनी इन आँखों से, इन बोल सकते हैं कि इन सेंस ऑर्गन से, आँख, नाक, कान, हमारा जो जीव है, इन सब चीज़ों से हम नहीं पता कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम उस वास्तविक जगत तक नहीं पहुँच सकते हैं। उस वास्तविक जगत तक हमें पहुंचने के लिए किसका हम सहारा ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हमारी आत्मा। हमारी जो आत्मा है, जो हमारी अंदर की इंद्रियां हैं, जो हमारे अंदर आंतरिक इंद्रियां हैं, वही हमें वहां तक, वास्तविक जगत तक, रियलिटी तक पहुंचा सकती है। ये आदर्शवादी मानते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तत्व दर्शन मतलब होता है कि ब्रह्मांड के बारे में थॉट। सो ब्रह्मांड के बारे में जो है हमारे आदर्शवादियों का यही थॉट है कि ब्रह्मांड जो है दो पार्ट है, एक तो जिसको हम देख पा रहे हैं, जी रहे हैं, अपना लाइफ व्यतीत कर रहे हैं जिसमें, और एक जो है रियल ब्रह्मांड है जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसको पाने के लिए हमें अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा, हमें आत्मा को जगाना पड़ेगा, तभी हम वहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो ये आदर्शवादियों का तत्व दर्शन में थॉट है। अब हम देखेंगे कि आदर्शवादियों का जो है ज्ञान शास्त्र में क्या थॉट है।
एपिस्टेमोलॉजी में ये क्या सोचते हैं, तो ये ज्ञान शास्त्र में क्या सोचते हैं, आदर्शवादी ज्ञान एवं सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते हैं। वे ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं जिनको सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। देखिए ज्ञान शास्त्र क्या है, तो ज्ञान शास्त्र में हम एग्जैक्टली सत्य किसको मानते हैं, सच किसको मानते हैं। हम रियलिटी हमने जो है तत्व दर्शन देख लिया, ब्रह्मांड के बारे में आदर्शवादी क्या सोचते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ब्रह्मांड जो हमारे आदर्शवादी हैं उनके अनुसार सच क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है। तो ये ज्ञान शास्त्र में हम जो दृष्टिकोण देखते हैं वो देखते हैं ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति और सच के प्रति, सत्य के प्रति, कि इन लोगों का थॉट क्या है, विचार क्या है। तो इनका थॉट क्या है, इनका है कि इस दृष्टिकोण से इनकी धारणा है कि सत्य का अस्तित्व है, सत्य है, जो सच होता है वो है, किंतु इनका कहना है कि सत्य का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति या समाज द्वारा निर्मित किया जा गया है। इसके विपरीत वह मनुष्य या उसके विषय में मनुष्य के ज्ञान से स्वतंत्र है। सत्य को खोजा जा सकता है, जब उसकी खोज कर ली जाएगी तब वो निरपेक्ष सत्य होगा। आदर्शवादियों की मान्यता है कि जो ईश्वर या निरपेक्ष मनस या आत्मा या सत्य है, मनुष्य तथा निरपेक्ष मन या आत्मा या परम सत्ता में गुणात्मक दृष्टि से समानता होती है। इस परम सत्ता का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। तो इनके अनुसार सत्य ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, इनके अनुसार है कि सत्य एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास में, लेकिन इसलिए नहीं कि हमने उसे बनाया है। सत्य वो चीज़ें सत्य हैं जो कि हमारा परमात्मा है, जो कि हमारी आत्मा है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन अपने अंदर की आत्मा से देखते हैं, अपने अंदर की इंद्रियों से देखते हैं, वही सत्य है। और उस तक हम पहुँचें, उस तक पहुँचने के लिए हमें अपनी आत्मा का सहारा, अपने अंदर की जो है इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। तो इनके अनुसार ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य ज्ञान है। आदर्शवादियों का मानना है कि सत्य क्या है इनके अनुसार, ज्ञान क्या है इनके अनुसार, तो ईश्वर या आत्मा ही सत्य है। जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं वो एक्चुअली में ईश्वर है, और वही ईश्वर जो है सत्य है। आदर्शवाद के अनुसार इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी अपूर्ण है। आदर्शवादी ये कहते हैं कि जो चीज़ें हम अपनी इंद्रियों द्वारा, यानी आँखों से, कानों से, नाक से, ये सब से जो हम समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सत्य नहीं होता है, वो सही नहीं है, और वो ज्ञान जो है अस्थायी है, अपूर्ण है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। उनके अनुसार तर्क बुद्धि परक ज्ञान सत्य तथा स्थायी होता है, वे निगमन प्रणाली के समर्थक है। उनके अनुसार जो है आत्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, तो ज्ञान शास्त्र में हम सत्य ज्ञान के बारे में देखते हैं कि इन वादियों का, चाहे आदर्शवाद हो, प्रयोजनवाद हो, ज्ञान शास्त्र में यानी कि ज्ञान को लेकर के, सत्य को लेकर के इनका क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है। तीसरा हमारा है मूल्य मीमांसा। जिस तराजू में हम नापते हैं इसको, तीसरा हमारा मूल्य मीमांसा। ये क्या है, इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सद जीवन को ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। चलिए मूल्य मीमांसा में बताऊं क्या है। मूल्य मीमांसा यानी एक्सिलॉजी होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसको एक तरह से आप जो है नैतिकता से जोड़ सकते हो। नैतिकता यानी कि मोरल डेवलपमेंट। तो हम इस तराजू में ये चेक करते हैं कि ये जो आदर्शवादी हैं या फिर प्रयोजनवादी हैं, उनके अनुसार जो है अच्छाई बुराई क्या है, वो जो है किस बात को नैतिकता के अंतर्गत रखते हैं, इनके अनुसार जो है सही क्या है, गलत क्या है, ये हम मूल्य मीमांसा में देखते हैं। ठीक है, तो हमारे आदर्शवादी का मानना है कि शिव जो है, हमारे शिव जिनको हम भगवान बोलते हैं, वो शिव जो है एक्चुअली में अच्छाई है। वो शिव जो है एक्चुअली में अच्छाई है, जो हमें अपनी लाइफ में लेना चाहिए या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।
हम अच्छा कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह अच्छा है। आदर्शवादियों का मत है कि जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार होता है तभी हम उसको स्वीकार करते हैं। अतः आदर्शवादी नैतिकता परम सत्ता पर आधारित है, मानव या समाज द्वारा निर्मित नहीं है। तो इनका ये कहना है कि नैतिकता यानी कि सही या गलत हमारे समाज द्वारा नहीं बनाया गया है या फिर हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये तो परम है, ये तो परम सत्ता के द्वारा बनाया गया है, हमारे ईश्वर के, हमारे शिव के द्वारा बनाया गया है। और इस शिव को या फिर हम इस अच्छाई को प्राप्त करते हैं, वही जो है हमारी नैतिकता है, वही जो है हमारे लिए आचरण है, सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल मोरल लॉ है, ये मानते हैं। तो मूल्य मीमांसा में हम नैतिकता को चेक करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि आदर्शवाद या नैतिकता या फिर प्रयोजनवाद या फिर जितने भी वाद होंगे उनके अनुसार। तो हमेशा ये याद रखिएगा, हम आज तो आदर्शवाद कर रहे हैं, हम जब भी कोई भी वाद करेंगे तो हम उसको 3 तराजू में तौलेंगे, उनके दृष्टिकोण को, उनके सोच को। एक हमारा रहेगा तत्व दर्शन यानी कि ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा हमारा रहेगा एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान शास्त्र, उनके अनुसार सत्य ज्ञान क्या है, और तीसरा हमारा रहेगा एक्सिलॉजी दैट मीन्स मूल्य मीमांसा, कि उनका जो है सोच क्या है अच्छाई और बुराई को लेकर के, नैतिकता को लेकर के। इन 3 तराजू में हमेशा तोलेंगे। ठीक है, चलिए आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन यही आता है एक्चुअली में कि आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है। अनामिका ने मुझे अपना प्रोजेक्ट सेंड किया था जिसमें प्रयोजनवाद से क्वेश्चन किया गया था, जिसमें उनको असाइनमेंट बनाना था कि प्रयोजनवाद क्या है, उनके सिद्धांत के बारे में बताइए। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहता है और इसको ध्यान से देखिएगा। थॉमस और लैंग ने आदर्शवाद के निम्नलिखित सिद्धांत बताए हैं। सच्ची वास्तविकता, आध्यात्मिकता या विचार है। तो इनके अनुसार रियलिटी जो है आध्यात्म है, ईश्वर है और यही विचार है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है, मतलब कि हम अपने ज्ञान को जो पहचानना चाहते हैं, ज्ञान का जो रूप देखना चाहते हैं, हम अपने अंदर की आत्मा से देखते हैं। हमारे अंदर की आत्मा ही सर्वोच्च रूप है ज्ञान का। आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है, मतलब कि हम अपनी आत्मा से, अपने आप से पूछ करके, अपनी आत्मा के द्वारा जो डिसीजन लेते हैं वही जो है लाइफ का सार है। इंद्रियों द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। हम जो इंद्रियां, जो हमारे पास आँख नाक कान मुंह है, इसके द्वारा जो है हम किसी भी ज्ञान की सच्ची वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। फिर है प्रकृति की दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है, मतलब ये जो प्रकृति, ये जो हमें नेचर दिखाई देता है, ये हमें जो सुंदरता दिखाई देती है, ये सब भ्रमपूर्ण है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और ना ही ये फिक्स है, ये खत्म होने वाला है। अभौतिक मूल्य ही अंतिम और अनंत वास्तविकता है। जो हमारी आत्मा है, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, वही जो है रियलिटी है। बाह्य संसार हमारे मनस और आत्मा द्वारा अंकित किया गया केवल एक दृश्य है। ये जो संसार हमें दिखाई देता है, ये सिर्फ हमारे ही द्वारा बनाया गया एक दृश्य है। व्यक्तित्व विचारों और प्रयोजनों का मिश्रण है तथा अंतिम वास्तविकता है। ईश्वर जो सब दूसरों के जीवों के बारे में बताता है, मनस से संबंध रखता है। आत्म अपने रूपांतरों और दशाओं के सिवा न तो कुछ और जानता है न जान सकता है आत्मा के बारे में। तो इस तरह से ये जो है हमारे 15 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एग्जाम में तो आप 10 भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये पूरा देख लीजिएगा, मैं 10 तक आपको बता दी हूँ, बाकी ये सभी भी सिद्धांत ही हैं, 10 लिखने पे हो जाएगा। बट आप नोट अभी आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें पूरा 15 लिखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आइडियलिज्म एंड करिकुलम का क्या रिलेशन है। तो देखिए हम मतलब आइडियलिज्म जो है उसमें शिक्षा के बारे में क्या सोचता है, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा क्या होगा, आपको क्या लगता है। तो जब शिक्षा के बारे में क्या सोचता है तो करिकुलम, इसके अनुसार पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। चलिए देखते हैं। पाठ्यक्रम के आधार जीवन के सर्वोच्च आदर्श होने चाहिए। इनके अनुसार जो हम करिकुलम बनाएं उसमें जो है जीवन का, जो लाइफ का हमारा आधार हो, वो सर्वोच्च आदर्श हो, आदर्श पे, प्रिंसिपल्स पे बनाए जाए।
इससे सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिबिंब होना चाहिए। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसका जो है उसमें छाया, उसका प्रतिबिंब उसमें दिखना चाहिए। इसे मानव जाति के अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए। मानव जाति के जितने भी एक्सपीरियंस है, जो पुराने लोग हैं, जितने अनुभव हैं, वो सारी चीज़ें करिकुलम में दिखना चाहिए। इसे मानव जाति के अनुभवों को संगठित करना चाहिए। मनुष्य के अनुभवों में उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण के अनुभव आते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में विभिन्न विज्ञान और मानव शास्त्रों को स्थान मिलना चाहिए। ज्ञान सनातन है, साथ ही वो अनंत एवं असीम भी है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमें शामिल करना चाहिए करिकुलम में अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब आइए देखते हैं शिक्षा में जो है आदर्शवाद क्या है। शिक्षा को लेकर के आदर्शवाद क्या सोचते हैं। आदर्शवाद दर्शन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिपादित करने का श्रेय प्लेटो, पेस्टेलॉजी तथा फ्रोवेल जैसे शिक्षा शास्त्रियों को है। इन सभी विद्वानों का मत है कि आदर्शवाद का क्षेत्र विश्व की अनादि, अपरिमित, नित्य तथा अनंत सत्ता है, न कि कोई तटस्थ विरोधी संसार। अतः प्रत्येक आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री ने एक मत होकर शिक्षा के साधनों तथा पद्धति की अपेक्षा की और इन्होंने उद्देश्य बताया। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। पहला है व्यक्तित्व का उन्नयन करना अथवा आत्मानुभूति। इनके अनुसार हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में जो है रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे महान तथा सुंदर कृति है। बिल्कुल सही, आदर्शवादियों का ये मानना है कि ईश्वर ने, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये मानते हैं कि हमें जो बनाए हैं वो ईश्वर बनाए हैं और सबसे सुंदर कृति है। अतः इस दर्शन के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसके व्यक्तित्व का उन्नयन करने पर बल देते हैं। व्यक्तित्व का उन्नयन करना तथा ऊंचा उठाने का अर्थ है आत्मबोध और आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना। अपनी आत्मा के बारे में जानना, और ये बहुत जरूरी है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले फिजिकल स्व, यानी कि फिजिकल सेल्फ, सबसे पहले अपने शरीर की हर चीज़ों को जानना चाहिए। फिर सोशल सेल्फ, यानी सामाजिक चीज़ों को, हमारे आसपास के जो सामाजिक हैं इन सभी का ज्ञान। फिर है मेंटल सेल्फ, यानी कि मानसिक अवस्था को। फिर है आध्यात्मिक, यानी स्पिरिचुअल। इसी तरह से इनके अनुसार, हमारे आदर्शवादियों के अनुसार जो है स्टेप्स चलता है और लास्ट में आध्यात्म पे, ईश्वर पे, स्पिरिचुअल चीज पे जाके खत्म होता है। दूसरा है आध्यात्मिक विकास करना, स्पिरिचुअल विकास करना। आदर्शवाद के समर्थक भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना है। शिक्षक को चाहिए कि वो बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संगठन करे जिससे उसको आध्यात्मिक विकास हो जाए, स्पिरिचुअलिटी की विकास हो, अपनी आत्मा के बारे में जाने, आत्मा को जो है वो आप बोल सकते हो कि उसकी खोज करे, उसको समझे। ये चीज़ों का विकास जो है आदर्शवादी मानते हैं शिक्षा के द्वारा। सत्यम शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना, आदर्शवादियों का ये स्लोगन है। एक्चुअली आदर्शवादियों का जो है ना ये स्लोगन है, सत्यम शिवम सुंदरम। आदर्शवादियों का विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्य को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ज्यों ज्यों समाज के लोग आध्यात्मिकता को प्राप्त करते जाएंगे त्यों त्यों आध्यात्मिक जगत की उन्नति होती जाएगी। सत्यम, इनके अनुसार जो है सत्य है वो शिव है और शिव जो है वही सुंदर है। आपने देखा होगा कि शिव जो है आदर्शवादी अच्छाई को मानते हैं। तो आदर्शवादियों का कहना है कि हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे अंदर जो नैतिकता है वही एक्चुअली में सत्य है, सही है और देखा जाए तो वही सुंदर है। तो इस थॉट पे जो है आदर्शवादी काम करते हैं।
फिर है सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण। आदर्शवादियों के अनुसार केवल मनुष्य ही ऐसा बुद्धि युक्त प्राणी है जिसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के मानसिक, सौंदर्यात्मक तथा धार्मिक पक्षों के विकास हेतु प्राचीन काल से लेकर अब तक सक्रिय रूप से भाग लिया है। तो इनका कहना है कि एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, वो एक एसेट्स बन गया है ना, वो एक संपत्ति है, तो उसकी रक्षा करें और फिर हमारे आने वाले जनरेशन को हम उसको उसी तरह से जो है हस्तांतरित करें, ट्रांसफर करें। मतलब हम उन तक ये पहुंचाएं। ये टॉपिक जब भी आता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो जाती हूँ। इस टॉपिक से एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा रहता ही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना एक्साइट होकर के और जितना एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रही हूँ उसी नहीं एनर्जी के साथ आप पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मुझे जहाँ पे श्योरिटी रहती है कि भाई इससे क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगा देती हूँ। मूल प्रकृति को आध्यात्मिक मूल्यों में बदलना। आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए उसकी मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना परम आवश्यक है। इनका कहना है कि हम सब जो है आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे, अच्छाई से जुड़ जाएंगे, तो हमारा विकास अपने आप होगा। हमारी प्रकृति, हमारा नेचर जो है उसी तरह से हो जाएगा, तो फिर संसार में कोई भी जो है गलत कार्य होगा ही नहीं, गलत जो चीज़ है वो रहेगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इनके अनुसार शिक्षा के माध्यम से हमें उन सारी चीज़ों को भी विकसित करना चाहिए। फिर है इनका पवित्र जीवन के लिए तैयार करना। पवित्र जीवन के लिए तैयारी करवाना ये शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवादियों के अनुसार बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन सभी परिस्थितियों का सृजन करना आवश्यक है जिनमें रहते हुए वह पवित्र जीवन व्यतीत करके आध्यात्मिकता पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है भाई, भक्ति पूर्वक पवित्र होकर के, बिना किसी के बारे में गलत सोच करके, जलन की भावना ये सब ना होकर के, पूरी तरह से पवित्र होकर अपनी लाइफ की तैयारी करें, अपने जीवन की तैयारी करें और लास्ट में अपनी आत्मा को पहचाने और मोक्ष को प्राप्त करें। बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास। एडम्स ने शिक्षा की व्याख्या आदर्शवादी ढंग से की है। उसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं सकारण हैं, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। एडम्स ने यह भी बताया कि संसार व्यवस्थित तथा संगठित है, इसका संचालन कुछ निश्चित सिद्धांतों के द्वारा होता है। एक आदर्शवादी निश्चित सिद्धांतों की खोज में सदैव लगा रहता है। नैतिक तत्वों के आधार पर संसार की व्याख्या को ज्यों का त्यों बनाए रखा जा सकता है। तो इनका कहना है कि जो बच्चे की बुद्धि है, हम इंसानों में बुद्धि है, विवेक है, तो उसका विकास जो है हम आध्यात्मिक तरीके से करें, हम उनको आदर्शवादी तरीके से करें, जिससे कि है उनमें सिद्धांतों को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने जो है नैतिक तत्वों को आधार बना करके सीखें और उसके बाद से उस रास्ते पे चले और बुद्धि और विवेक का विकास करें। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू आदर्शवाद। क्वेश्चन आदर्शवाद से ऐसा ही रहता है, एक तो पूछेगा कि आदर्शवाद क्या है, तो हम इसमें दृष्टिकोण अगर पूछ दिए तो भी बता देंगे और आदर्शवाद की ये 3 जो पार्ट है हमारे वो जरूर बताएंगे। आदर्शवाद के सिद्धांत यहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लिखिएगा, जरूर लिखिएगा प्लीज़, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो लिखिएगा। और शिक्षा क्या है वो भी मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, शिक्षा की अवधारणा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।